हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बडी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस के अंदर हम देखेंगे कि हियरसे एविडेंस की मीनिंग क्या है, हियरसे एविडेंस क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है या फिर ये एक्सक्लूडेड है। अगर एक्सक्लूडेड है तो ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड किया गया है। अगर ये एडमिटेड है तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसके अंदर हियरसे एविडेंस को एडमिटेड किया जाता है। और साथ ही देखेंगे कि जो सेक्शन 60 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हियरसे एविडेंस के बारे में क्या कहता है, और हियरसे एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस के बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। अब इसको हम और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। जैसे हियरसे एविडेंस मीन्स व्हाटएवर अ पर्सन इज हियर टू से, इट इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन नॉट कॉल्ड एज विटनेस। अगर कोई एक ऐसे स्टेटमेंट बनाई जाती है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि हियरसे विटनेस हो, तो उसके द्वारा बनाई गई कोई भी स्टेटमेंट मान्य नहीं होती है न्यायालय के अंदर। उसके द्वारा कोई भी बनाई गई स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती है, क्योंकि जो डायरेक्टली किसी भी एक्ट के फैक्ट को देखते हैं, जो डायरेक्ट विटनेस होते हैं, उसकी जो टेस्टिमनी है वो काफ़ी बेहतरीन होती है किसी हियरसे विटनेस के मुकाबले, क्योंकि उस पर्सन ने जिसने डायरेक्टली किसी भी एक्ट के फैक्ट को देखे होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से उस फैक्ट को बता सकता है। लेकिन जो हियरसे विटनेस होता है, जो किसी भी एक्ट के फैक्ट को या ऑफेंस के फैक्ट को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जानता है या समझता है, तो हो सकता है जिस व्यक्ति ने उसे वो फैक्ट बताए हों, उसने कुछ अपने तरफ से मिर्च मसाला लगा दिया उस फैक्ट में ताकि उसको बोलने में मज़ा आए या फिर सुनने में दूसरे लोगों को मज़ा आए, या फिर जब वो किसी ऑफेंस के फैक्ट को हियरसे विटनेस को बता रहा होता है तो फिर हो सकता है कि जो ओरिजिनल फैक्ट है उसमें से वो कुछ मिस कर जाए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता हो। इस तरीके से जो हियरसे एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है वो नहीं है। इसकी जो एडमिसिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन। और आगे है, अगर कोई भी एक ऐसे स्टेटमेंट जो किसी बुक में या डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड है उसकी भी एडमिसिबिलिटी नहीं होती है, या फिर कोई एक ऐसे स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड है एज ए रिकॉर्ड किसी इसी तरीके के चीज़ों में, तो उसकी भी एडमिसिबिलिटी नहीं होती है। According to Stephen, hearsay evidence means whatever a person declare on information given by some other person. Suppose कोई पर्सन बी है जिसने पर्सन ए को कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ फैक्ट्स बताए हैं, और जो पर्सन ए है वो इन्फॉर्मेशन या जो फैक्ट्स हैं जो पर्सन बी के द्वारा बताए गए हैं उस चीज़ पे कुछ डिक्लेयर करता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हियरसे एविडेंस कहलाती हैं, जो कि पर्सन ए के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। जो न्यायालयों में विटनेसेस के द्वारा जो एविडेंस दिया जाता है वो ओरली होते हैं या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होते हैं। और जो सेक्शन 60 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसका प्रोविजन वो कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि जो ओरल एविडेंस होंगे वो एडमिसिबल उसी वक्त होंगे जब वो डायरेक्ट दिए जाते हैं, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा दिए जाते हैं जिसने फैक्ट को डायरेक्टली परसिव्ड किए हों। इसका मतलब कि जो हियरसे एविडेंस है उसकी एडमिसिबिलिटी यह नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो हियरसे एविडेंस है उसको एक्सक्लूड किस लिए किया गया है, रीजंस क्या हैं हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड करने के। तो सबसे पहला रीज़न है कि जो हियरसे एविडेंस है वो डेरिवेटिव है, अनओरिजिनल है और सेकेंड हैंड एविडेंस है, जिसके वजह से इसको इतनी एडमिसिबिलिटी नहीं दी जाती है। सेकेंड, कि जो हियरसे विटनेस होता है उसने किसी भी एक्ट के फैक्ट को या ऑफेंस के फैक्ट को अपने बॉडीली सेंसेस के द्वारा परसीव नहीं किए होते हैं, इसलिए भी इसको एडमिसिबल नहीं किया जाता है। थर्ड, ये एम्बिगुअस और मिसलीडिंग हो सकते हैं, क्योंकि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है हो सकता है इसमें ना दिया जाए, क्योंकि ये दूसरे पर्सन्स के द्वारा हियरसे विटनेस तक पहुंचे हैं, तो हो सकता है जिस पर्सन ने हियरसे विटनेस को कुछ फैक्ट्स बताए हों कुछ गलत बता दिया हो। जो चौथा रीज़न है हियरसे एविडेंस को एक्सक्लूड करने का वो ये है कि हम हियरसे एविडेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसको एग्जामिन भी नहीं कर सकते। एंड फिफ्थ इज इट्स सपोज सम बेटर एविडेंसेस। सिक्स्थ, जो हियरसे एविडेंस है उसमें फैब्रिकेशन की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि ये किसी और पर्सन के द्वारा हियरसे विटनेस तक पहुंचते हैं। अब जो सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो हियरसे एविडेंस है वो जनरली काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसकी वजह से भी हम इसको एक्सक्लूड करते हैं।
और अब देखते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हम हेयर से एविडेंस को एडमिसिबल करते हैं। तो सबसे पहले है रेस जस्टे अंडर सेक्शन 6 हेयर से एविडेंस इज एडमिसिबल। देन एडमिशन एंड कन्फेशन में सेक्शन 17 से लेके 30 तक ये एडमिसिबल है। उसके बाद है स्टेटमेंट व्हेन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, ये एडमिसिबल है। उसके बाद है एविडेंस गिवन इन फॉर्मल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 33, इसमें भी हेयर से एविडेंस इज एडमिसिबल। देन स्टेटमेंट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 35 हेयर से एविडेंस एडमिसिबल है, जो कि जैसे कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ऑफिशियल बुक हो गया या कोई रजिस्टर्ड हो गए, तो इसमें हेयर से एविडेंस एडमिसिबल है। उसके बाद ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन 45 के अंदर भी हेयर से एविडेंस एडमिसिबल है। एंड देन एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 34 इन कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।